हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो भाई क्या बताएं, है ना। चलो, हमने बात की थी, अपना टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो बातें थी, मैंने आपको एक दिन बताया था कि आवर्त सारणी जो पहले वैसे तो एनसीईआरटी से हटा दी गई है, बस टॉपिक चेंज कर दिया गया। पहले आवर्त सारणी को पूरा करवाया जाता था, जिसमें जितने भी सारे तत्व थे ना, वो सारे की एक एक डिटेल बताई जाती थी। कुछ नहीं किया, आवर्त सारणी नाम हटा दिया, टॉपिक को अलग कर दिया, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु को अलग से पढ़ो, अधातु को अलग से पढ़ो, उपधातु को अलग से पढ़ो, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सेम टू सेम वही चीजें सारी की सारी पढ़ो। फिर एस ब्लॉक को अलग से पढ़ो, पी ब्लॉक को अलग से पढ़ो, डी ब्लॉक को अलग से पढ़ो, एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ो। कुछ नहीं किया तो सीधी सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने आपके लिए एक्सेप्सिव क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ विशेष, इंग्लिश आती नहीं है मेरे को, ठीक है। हाँ, एक है ना कमेंट आया था कि सर आप इंग्लैंड से हो क्या, तो एक बच्चे ने रिप्लाई दिया था कि सर पूरी क्लास हिंदी में पढ़ाते हैं, तो मैं इंडिया से ही हूँ, स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से, वहां से मैं ये ऑनलाइन क्लासेस है जो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, ठीक है। और आज ही 12th का रिजल्ट आया और मैंने पहली बार बायोलॉजी पढ़ाई थी किसी स्टूडेंट्स को, और अच्छे अंक आए हैं उसके, 100 आउट ऑफ 92, 100 में से 92 नंबर आए उसके बायोलॉजी में। पहली बार मैंने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे खुद पर अच्छा फील हो रहा है अभी कि मैंने अच्छी बायोलॉजी करवाई है, ठीक है। बाकी तो कमियां तो रहती हैं, हर किसी में होती हैं। तो अगर जो नजदीक के बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं ऑफलाइन, अगर वो 10th लेवल तक की साइंस और 8th यानी कि पहली से 5वीं तक ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं, हिंदी मीडियम, पहली से 5वीं तक सभी विषय, 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए मैथ और साइंस, 9वीं 10वीं के लिए साइंस, और 11th 12th की बायोलॉजी। अगर कोई मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है टेलीग्राम पे, या इसमें व्हाट्सएप, इस क्लास में नीचे कमेंट में डाल देना, और बाकी बात होगी वो कर लेंगे जो भी होगा, ठीक है। ऑनलाइन हमने बात कर ली थी कि आपके हिंदी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो आप बताइए कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो चीजें हमें आप थोड़ा गाइड कीजिए ताकि हम आप तक पहुंचाएं। उसके बाद में अगर आप किसी और सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, तो आपको हैंड रिटन हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और लगभग इतनी बातें थी। अपना जो टॉपिक जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, तो अपना साइंस का जो टॉपिक रहा था उसमें केमिस्ट्री में भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बाद में दूसरा हमने जो पढ़ाना टॉपिक शुरू किया था वो था धातु, अधातु और उपधातु। थंबनेल में भी यही है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सी धातुओं को कवर कर लिया था, जैसे सोडियम को कवर कर लिया, पोटेशियम को कवर कर लिया, कैल्शियम को कवर कर लिया, मैग्नीज को कवर कर लिया, आयरन को कवर कर लिया, और उसके अलावा 2-3 धातुएं और है जो मुझे अभी दिमाग में नहीं है, वो भी कवर कर ली थी अच्छे से। आज हम 2 धातुओं की बात करेंगे, एक प्लेटिनम दिख ही रहा होगा पीटी, और एक एयू यानी कि ओरम। क्या होते हैं, कैसे होता है, क्या भौतिक गुण, क्या रासायनिक गुण, जो एक्सेप्शन चीजें होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये क्लासेस पढ़ लोगे ना, यानी कि जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तभी ये खरीद पाओगे, नहीं तो इतना मुश्किल है, पगड़ी में क्या वजह नाको लागणो मुश्किल है, ठीक है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। अगली धातु है अपनी पीटी, इसको लिखते हैं पीटी से, किससे लिखते हैं, पीटी यानी कि प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब कई बच्चों ने तो नाम भी सुना होगा, बहुत ही महंगी धातु है ये, इसके आभूषण बनते हैं। पहली बात तो ये बहुत ही महंगी धातु है और इसके आभूषण बनते हैं, पहली बात आपको ये याद रखनी है। प्लेटिनम सुना होगा सभी ने, प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम है, प्लेटिना नहीं है। तो इसकी खास बातें क्या है कि ये संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु का मतलब यानी कि ये डी ब्लॉक का तत्व है, खास बात इसकी, इसका तत्व है ये डी ब्लॉक का तत्व है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर लाइन इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें हर लाइन एक एक लाइन मैंने इंपॉर्टेंट छान के आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इसके दिखा देता हूं अगर किसी को प्रोवाइड चाहिए हो तो। ये देखो पूरी केमिस्ट्री मैंने यहां पर तैयार की हुई है, ये सिर्फ 10th लेवल की केमिस्ट्री के नोट्स हैं, ये हैंड रिटन, ठीक है। तो क्या होती है ये डी ब्लॉक का तत्व, यानी कि
यानी कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे संक्रमण धातु होते हैं। एक एक की बात जो भी होंगे अपने बात करेंगे उस पर। उसके बाद में है सफेद सोना। तो सोना सफेद भी होता है, हाँ जी, प्लेटिनम को सफेद सोना बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। वैसे सोना ये वाला सोना नहीं, और ये बाबू सोना वाला सोना भी नहीं है। सोना मेटल गोल्ड जिसको बोलते हो, वो तो हल्के पीले कलर का होता है या पीले कलर का होता है, लेकिन ये सफेद होता है, यानी कि उससे भी खूबसूरत। तो खूबसूरत चीज तो वैसे ही महंगी होती है। वैसे कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन ये सोना नहीं है, लेकिन प्लेटिनम यानी कि सोने से भी महंगा है। तो क्या बात है, इसको सफेद सोना बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि सफेद सोना क्या होता है, तो अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, प्लेटिनम से हल्का क्वेश्चन पूछेगा, हल्का क्वेश्चन सफेद सोना से ही बनता है। पहला क्वेश्चन यानी कि वो ऊपर से अगर क्वेश्चन उठाता है तो सफेद सोना प्लेटिनम, तो याद रखना भाई। अगला है एडम उत्प्रेरक के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसके रूप में? एडम उत्प्रेरक के रूप में। ये चार बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसका उपयोग। उपयोग तो सीधी सी बात है, आभूषण बनाने में। अब आभूषण हिंदी का शब्द है, बागड़ी में जिसको नॉर्मल भाषा में गहने बोल देते हैं, टूम बोल देते हैं, है ना, वो चीजें आभूषण होती है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। वैसे तो मैंने इसके बारे में बहुत बार जिक्र कर दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है, आभूषण सोने चांदी और प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, यानी कि ये बहुत महंगे होते हैं, तो महंगी चीजों के ही आभूषण क्यों बनते हैं, या ये इतने महंगे क्यों होते हैं? धातु है, धातु तो अब देखा जाए, ये अब आप कह रहे होंगे सर बार बार ये दिखाते हैं, ये चांदी का है, तो ये चांदी का महंगा क्यों है? इसका रीजन क्या है महंगा होने? लोहे का भी पहन सकता हूं मैं, या जो लड़कियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं वो सोने के गहने पहनती हैं, तो क्यों पहनती हैं सोने के गहने? रीजन क्या है सोने के गहनों का? तो इसका रीजन ये है कि उनमें नेचुरल चमक होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, वो धातु होती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर अघात वर्धनता पाई जाती है, यानी कि उसको आप अगर उस पर आप प्रहार करते हो ना तो वो टूटता नहीं है। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, उस पर आप प्रहार करो लगातार, वो टूट जाएगा बीच में। ये टूटते नहीं है, ये फैलते जाते हैं, समझ गए? इसलिए इनके आभूषण बनते हैं और इसलिए वजह से ये महंगे होते हैं। तो प्लेटिनम के क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं। प्रयोगशाला उपकरण भी बनाए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, आप लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रयोगशाला में सहायक बन जाओगे या जब आप लैब असिस्टेंट बन जाओगे, तो वहां पर आप प्रयोगशाला उपकरणों के साथ आपका मेल मिलाप होगा या आपका इंट्रो होगा। वैसे देखा जाए ना, टीचिंग लाइन में, अगर टीचिंग स्कूल या कॉलेज में सबसे अगर अच्छी जॉब मानो तो मैं प्रयोगशाला सहायक को मानता हूं। हाँ, पोस्ट थोड़ी छोटी है अभी, ये नहीं कि पोस्ट छोटी नहीं है, लेकिन इसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता। सर कैसे नहीं होता वर्कलोड? चलो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वर्कलोड क्यों नहीं होता। देखो, मान लीजिए आप प्रयोगशाला सहायक लग गए, आप क्या हो? प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट आप लग गए। अब आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मान लीजिए आपको मिल गया बायो का। बायो के आप क्या बन गए? चलो यहां पर अपनी केमिस्ट्री की क्लास केमिस्ट्री कर लेते हैं। आप केमिस्ट्री के क्या बन गए? लैब असिस्टेंट बन गए। आपकी ज्वाइनिंग हो गई किसी भी स्कूल या कॉलेज में। अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट स्कूल में ही होगी, तो गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं वहां पर जब पीरियड्स लगते हैं, यानी कि हम जब क्लासेस में पढ़ते थे, हम जब 11th 12th में पढ़ते थे, तो हम जब 11th 12th में पढ़ते थे तो वहां पता है क्या होता था? वहां पर लास्ट के 2 पीरियड, यानी कि 7वां और 8वां पीरियड्स, ये 2 पीरियड प्रैक्टिकल के होते थे। किसके होते थे? प्रैक्टिकल के। यानी कि सोमवार और मंगलवार को फिजिक्स का, बुधवार और गुरुवार केमिस्ट्री का, शुक्रवार और शनिवार बायोलॉजी का। तो आप किसके लैब असिस्टेंट हो? केमिस्ट्री के। तो हफ्ते में कितने दिन काम करना है आपको? मात्र 2 दिन। बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 2 ही पीरियड मिलते हैं, ठीक है। अब 2 दिन आपको काम करना है, वो भी 7वें पीरियड में और 8वें पीरियड में। तो एक पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का। टोटल 80 मिनट। 80 मिनट एक दिन में। 2 दिन में कितने हो गए? 160 मिनट।
और एक सप्ताह में 2 दिन आपको काम करना है, तो महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह। तो 16 चौके 64, 640 मिनट काम करना है आपको, मात्र एक मंथ में 640 मिनट ही काम करना है। और वो भी इतना एक्सेप्शन नहीं होता, नॉर्मल चीजें होती हैं भाई, कुछ नहीं होता इसमें। इसलिए इस जॉब को बहुत, मतलब इस जॉब को अगर आप हासिल कर लेते हो ना, उसके बाद में आप पर वर्कलोड तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके जो सीनियर टीचर होंगे, जो आपके लेक्चरर होंगे, वो आपको कहेंगे कि जाइए सर, ये बच्चों को अपने प्रैक्टिकल अब करवाना है, तो आप जाकर इसकी तैयारी कीजिए, लैब में कौन कौन सा सामान है, कौन कौन सा सामान नहीं है, तो वो आपको देखना है बस, और कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, चलिए, तो प्रयोगशाला उपकरणों से आपकी क्या होगी, वहां पर वार्तालाप होगी। उसके बाद में अब शब्द आता है इलेक्ट्रोड। सर इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड होते हैं प्यारे बच्चों 2, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। सर नाम तो सुने हुए लग रहे हैं। देखो, जो बैटरी होती है या जो सेल होते हैं ना, विद्युत सेल या विद्युत बैटरी, उनका एक सिरे पर कैथोड होता है और एक सिरे पर एनोड होता है। तो इनका जब सेल या बैटरी का निर्माण किया जाता है, तो वहां पर प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात? बस ये 3 ही बातें हैं। अगली बात देखते हैं, फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाने में। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन होता है एक पेन होता है फाउंटेन पेन, उसकी जो निब होती है, यानी कि ये वाली जो आगे वाली निब होती है, निब के ऊपर एक छोटी सी गोली होती है, उसको निब की टिप बोलते हैं। कभी भी आप पेन से लिख रहे हो ना, तो आप देखना, वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, ये माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में करके देखते हो ना, तो वो जो निब के आगे एक छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी सी गोली टाइप लगी होती है, वो घूमती है, और उसकी वजह से आप लिख पाते हो। ठीक है, डायरेक्ट सही बार नहीं निकलती, अगर निब से डायरेक्ट सही बार निकले तो पूरी कॉपी गंदी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता, उसमें आगे निब के आगे टिप लगी होती है, वो घूमती है गोल गोल, आप लिखते हो तो वो घूमती है, और उससे चीजें लिखी जाती हैं, उस पर इंक लगती जाती है, वो घूमती जाती है, और कॉपी पर वो लिखा जाता है। ठीक है, तो फाउंटेन पेन क्या होता है, जब कभी आपको मौका मिले तो अंतरिक्ष में जाना, कभी मौका मिले जॉब वगैरह लगे, अंतरिक्ष में जाना एक बार घूमने के लिए। लोग घूमने के लिए कुल्लू मनाली जम्मू कश्मीर जाते हैं, आप अंतरिक्ष में जाना, मैं लेके चलूंगा आपको। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या होता है कि हम नॉर्मल पेन लेके नहीं जा सकते वहां पर। अब अंतरिक्ष में आपको कह दिया कि अंतरिक्ष में पहुंच गए, अब वहां पर लिखने का मन कर गया कुछ, तो कैसे लिखोगे? तो वहां पर ये तो पेन चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो चीजें लिखी नहीं जाएंगी, इस वजह से लिखी नहीं जाएंगी। तो आपको फाउंटेन पेन लेके जाना पड़ेगा, फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओसवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में, ओसवाल्ड विधि होती है अभी केमिकल रिएक्शंस की, करवाई हुई है मैंने पीछे, देख लेना। और उसके उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक की वैसे हमने बहुत बार चर्चा कर ली। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक 2 तरह के होते हैं, उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्प्रेरक, यानी कि उत्तेजित करने वाला, और एक उसका उपनाम होता है मंदक। क्या होता है? मंदक। चलो अब आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूं मंदक क्या होते हैं और उत्प्रेरक क्या होते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है इस पर भी, पर थोड़ा सा चलो क्लास को एक्सेप्ट करने के लिए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बता देता हूं। ठीक है, तो होता क्या है उत्प्रेरक? अब कभी लाइफ में किसी के साथ छोटी मोटी लड़ाई या झगड़ा हुआ होगा, सभी का ही होता है, आजकल कम हो गया, जब बचपन में लड़ते थे या अब कई बार झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है? देखो, ये मान लीजिए कोई पर्सन ए है और ये कोई पर्सन बी है। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसी बात को लेकर, ये इधर से ये बोल रहा है, इधर से ये बोल रहा है, दोनों आपस में बातों से वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि बातों से लड़ रहे हैं। अब वहां पर कोई एक्स पर्सन आता है, सी पर्सन आता है। ठीक है, सी पर्सन आता है और सी पर्सन आकर बोलता है कि छोड़ो यार, क्या हम लड़ने लग रहे, छोड़ो यार, क्या हम लड़ने लग रहे हो। इसको बोलेगा तू चुप रह जा, इसको बोलेगा तू चुप रह जा, ऐसे करके वो इन दोनों को जो लड़ाई कर रहे हैं या जो झगड़ा कर रहे हैं उनके टाइम को बढ़ाएगा, यानी कि ये कम झगड़ा करें, यानी कि इनकी आपस में फाइट होने में टाइम लगे, फाइट होने में टाइम लगे। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं उसे बोलते हैं मंदक, यानी कि ये चाहते हैं भी आपस में ना लड़े, यानी कि केमिकल रिएक्शंस देरी से हो, टाइम लगे उसमें। अब ये समझा के चला गया,
नहीं मानी इन्होंने, ये फिर वैसे ही कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। हाँ, इन्होंने पहले फाइट करने में इनको आधा घंटा लगना था और इन्होंने 1-1.5 घंटा निकाल दिया, क्यों? ये समझाता रहा दोनों को, नहीं हुई फाइट। चलो मान लो इनको 1-2 घंटे बाद इनकी फाइट हो। अब यही पर्सन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए दोबारा लड़ाई कर, बातों से वार्तालाप कर रहे हैं, और वहीं पर एक पर्सन आ जाता है डी, वो इन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। अब ये कहता है कि ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा इसको देखने में, इनकी फाइट करवाते हैं। वो इसको कोई ऐसे शब्द बोलेगा कि अणतनिया कह दियो, इसको बोलेगा आला तननिया कह दियो। अब दोनों को वो क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। जो इनकी फाइट होने में आधा घंटा लग रहा था ना, ये 5 मिनट में आपस में फाइट कर लेंगे। वो होते हैं उत्प्रेरक। क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। अब सी और डी को कोई नुकसान हुआ, जो आए थे उनको कोई नुकसान या कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ उनको, ना तो उनको कुछ नुकसान हुआ ना उनका कुछ फायदा हुआ। जो जैसे आए थे ना वो वैसे के वैसे ही चले गए। तो उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। बस वो रिएक्शंस को या तो स्लो करते हैं या उसको फास्ट करते हैं। वो अभिक्रिया के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देते, बस वो रिएक्शंस को बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं। ये होते हैं उत्प्रेरक। उम्मीद करता हूं उत्प्रेरक अब आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए, ये अपने प्लेटिनम की इतनी बातें थी। अगली धातु के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस क्लास शुरू से करने पहले से ही, आजकल मैं भूल जाता हूं स्क्रीनशॉट का बताने के लिए। ठीक है, अगली धातु है एयू। एक तो एजी, एजी मन चांदी की पायल गड़ा दो, वो बड़ी एजी, तो एजी का मतलब चांदी, और यहां पर एयू का मतलब औरम, सोना, गोल्ड। तो याद रखना, बच्चों को ना सोना याद रह जाता है, ये वाला सोना नहीं, और वो वाला सोना तो सभी को याद रहता ही है, मेरे बाबू ने थाना थाया। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, बाबू ने खानो खानो लावा, तेरे साथ बात करने लावा, दूसरों काम किया, सुभाष जी की रही बात है। ठीक है, तो एयू औरम, सोना। तो एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है सोने का सिंबल बताइए, ऊपर से क्वेश्चन उठाते हैं तो डायरेक्ट सिंबल पूछ लेता है, यानी कि उसका ये प्रतीक पूछ लेता है, बच्चों को पता ही नहीं होता। अब यहां पर आवर्त सारणी में अपने पास एक एसएन होता है, एसएन, जिसको टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिन। नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो साइंस के होते हैं उनको तो पता होता है ये बातें, भी औरम सोना होता है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो सोने को एसएन कराते हैं, देखे हैं मैंने ऐसे बच्चे। तो आपको औरम याद रखना है, गोल्ड, सोना। अब जो बच्चों इस क्लास में बड़ी है उनको तो लगेगा सर क्या टाइम पास कर रहे हो, फटाफट करवाओ, है ना? तो टाइम पास बिल्कुल आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ये टॉपिक बहुत ऐसे बोरिंग से होते हैं, सीधी सी बात बताऊं तो अगर मैं फटाफट लिखा हुआ पढ़ दूं ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ तो लंगड़ फ्लाई करके। ठीक है, औरम, सोना, गोल्ड। अब देखो, प्रकृति में यह संयुक्त व मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। अब सीधी सी बात है, सोना बनाया तो जाता नहीं, जैसे अपने कोई चीज बना लेते हैं, कागज बना लेते हैं, पॉलीथीन बना लेते हैं, है ना, वैसे सोना बनाया तो जाता नहीं। तो सीधी सी बात है, कहां पर पाया जाएगा? ये प्रकृति में, खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में। तो सोना जो होता है ना, वो संयुक्त का मतलब होता है कि अयस्क के रूप में पाया जाएगा, उसके कोई खनिज होगा, अयस्क होगा, वो तो होगा संयुक्त रूप। और मुक्त का मतलब होता है कोई अयस्क नहीं होगा, अकेला होगा, डायरेक्ट आपको सोना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। विश्व में सोना पाया कहां कहां जाता है? तो चीन में पाया जाता है एक तो, कहां पर? चीन, चिंग चोंग टिंग टोंग। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इन स्टेट इन कंट्री में ये पाया जाता है। कौन? आपका सोना। ठीक है, याद रख लेना, पूछ सकता है। उसके बाद में पूरे भारत, पूरे संसार का भारत में 2% पाया जाता है। अगर पूरे विश्व या पूरे संसार का सोना देखें ना तो भारत में उसका 2% ही पाया जाता है। भारत में कितना परसेंट पाया जाता है? 2%। कितना कम है, 2% भारत का हिस्सा है। लेकिन फिर भी भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपयोग वाला देश है। यानी कि पूरे विश्व को अगर टारगेट लेके देखें या पूरे विश्व का अगर अपने एनालिसिस करें तो सबसे ज्यादा सोने का उपयोग कहां पर किया जाता है? हमारे भारत में ही किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, पूरे भारत
अगर विश्व में सोने की कंपैरिजन देखें तो भारत में 2% ही पाया जा रहा है, सिर्फ 2%। और भारत सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है सोने का। तो दोनों चीजें कनेक्ट करना, इसीलिए तो सोना महंगा है भारत में, क्यों? भारत में तो पाया कम मात्रा में जा रहा है और लोग उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए निष्कर्षण वही अयस्क से, तो अयस्क मैंने आपको बता ही दिया था, कैलावायराइट सिल्वेनाइट अयस्क से। तो ये अयस्क आपको याद होने चाहिए, जो मैंने पिछली से पिछली क्लास में आपको करवा दिए थे। उसके बाद में इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो नॉर्मल चेंज नहीं होती। तो ये पहले तो कोमल होते हैं, क्या होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं। दूसरी बात, पीले रंग होता है, देखा होगा, देखिए क्या कभी पीले रंग की चमकीली धातु। तो लैब असिस्टेंट, एलडीसी, जो भी गवर्नमेंट सर्विस की वैकेंसी आ रही है, एक आदमी में हाथ पैर फंसा लो, तो फिर देखना थोड़ी है, फिर तो खरीदना है ना। चलिए, यह एक भारी धातु होती है। अभी क्या होती है? भारी धातु। चलो कमेंट सेक्शन में डाल देना सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। यह भारी धातु है पर सबसे भारी नहीं है। सबसे भारी धातु कमेंट सेक्शन में डाल देना और सबसे हल्की धातु कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसका द्रव्यनांक होता है 1063 डिग्री। द्रव्यनांक का मतलब होता है कि अगर आप सोने को टेम्परेचर देते जाओ तो वो लिक्विड फॉर्म में कौन सी अवस्था में आएगा, द्रव्य अवस्था में कितने टेम्परेचर पर वो द्रव बन जाएगा, तो वो टेम्परेचर होगा आपका 1063 डिग्री। कितना होगा? 1063 डिग्री। कितना होगा? 1063 डिग्री टेम्परेचर तक आप उसे गर्म करोगे तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कौन? सोना। उसके बाद में क्वथनांक, यानी कि वो फिर कितने पर उबलेगा, कितने पर। क्वथनांक का मतलब वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि वायुमंडलीय दाब के वगैरह वगैरह वो बराबर होते हैं, वो सारी बातें बताई थी। लेकिन अगर आप नए जुड़े हो तो अभी इतना ध्यान रखो कि कोई चीज उबल रही है तो कितने टेम्परेचर पर कोई चीज उबल रही है, वो उसका क्वथनांक होता है। गलनांक का मतलब कि वो चीज कितने टेम्परेचर पर गल रही है, ठीक है, वो गलनांक होता है। तो क्वथनांक, द्रवनांक, यानी कि वो सोना कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, लेकिन आपको उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, तो आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 1063 डिग्री। और अगर आप उसे कहो कि हम तो इसको उबालना चाहेंगे, उबलना चाहिए, तो आप 2600 डिग्री टेम्परेचर दोगे। कितना? 2600। बहुत होता है ये 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट घनत्व याद रख लेना भाई, 19.3। उसके बाद में रासायनिक गुण कोई खास नहीं है, केमिकल रिएक्शन है, याद कर लेना, KCN और NaCN। KCl नहीं है, ये CN है, इसको बोलते हैं KCN को लिख लो, KCN। पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। तो K का मतलब पोटेशियम हो गया, और इसे CN का मतलब याद रखना, जहां पर आपको CN साथ में मिल जाए उसका मतलब साइनाइड होता है, और ये बहुत ही घातक केमिकल होता है साइनाइड। इसका ना मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा, साइनाइड, शायद साइनाइड अकेला होता है या इसके साथ कोई एक और तत्व जुड़ा होता है, उसका एक ना यौगिक होता है, उस यौगिक का आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया, टेस्ट ही नहीं बता पाए वे टेस्ट कैसा होता है। क्यों? इतना ज्यादा क्रियाशील होता है ना कि इसे अगर आप टेस्ट करने के लिए जीभ पे रखोगे, आप बोल ही नहीं पाओगे उससे पहले डेथ। इतना खतरनाक केमिकल होता है ये। मुझे वैसे याद नहीं है, क्योंकि हम जब 12th में पढ़ते थे हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें बताया था, तो मुझे अब थोड़ा सा दिमाग से स्किप है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट ऐसा होता है केमिकल। ठीक है, उसके बाद में रासायनिक गुण हो गया। तो रासायनिक गुण KCN या NaCN फॉर्म के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम ओरोसाइनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोटेशियम ओरोसाइनाइड। और अम्ल राज के साथ क्रिया करके क्लोरोओरिक अम्ल बनाते हैं। अब सोने के उपयोग क्या है भाई? पता ही है सभी को, आभूषण निर्माण में सोने के लवण जो होते हैं वो फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। इसमें फोटोग्राफी में, विद्युत लेपन व स्वर्ण पत्र में, कोलाइडी स्वर्ण कांच में। खास बात यह है कि सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिक्स किया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिक्स किया जाता है। तांबा यहां पर प्यारे बच्चों याद रखना कॉपर धातु होती है। कहीं पूछोगे सर तांबा पता नहीं क्या आ गया, कॉपर होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे सोने की शुद्धता। तो 100% अगर सोना शुद्ध है तो वो होता है 24 कैरेट का, लेकिन हमें मार्केट में नॉर्मल 22 कैरेट का सोना मिलता है, थोड़ी सी उसमें अशुद्धि होती है। कितना? 22 कैरेट का। इसके बाद में इसके यौगिक होते हैं, तो एक यौगिक, दो यौगिक हैं इसके, ओरिक क्लोराइड। कौन सा? ओरिक क्लोराइड। सर्प विषरोधी सुई बनाने में, ये याद रख लेना भाई। सोने का एक
ओरम का एक यौगिक होता है ओरिक क्लोराइड, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग करते हैं सर्प विषरोधी सुई बनाने में। ठीक है, उसके बाद में अगला है आयरन पायराइड। आयरन पायराइड जिसे बोलते हैं झूठा सोना। क्या बोलते हैं? झूठा। झूठा, झूठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, झूठा सोना यानी कि सोने जैसा होगा पर वास्तव में सोना नहीं होगा। फेक गोल्ड, झूठा सोना। तो ये क्लास मैंने आपके लिए बनाई है, चीजों को गहराई से पढ़ा है। और उसी के साथ साथ एक, जब मैं ये लिख रहा था क्लास तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैंने यहां पर लिखी है कि बहुत गहराई से पढ़ता हूं मैं, बहुत गहराई से पढ़ता हूं मैं, फिर चाहे वो शब्द हो या शख्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, खास करके जिन वैकेंसीज में साइंस ऐड होती है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। जो जितनी मेरे से आपकी हेल्प होगी मैं उतनी करूंगा। बस कुछ नहीं चाहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बस ये 4 ही चीजें आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।